यदि मैं बात करता हूं तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित परिवर्तित ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ओवरऑल पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पे हो गई, एनर्जी या फिर ऊर्जा पे। ठीक है, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तनों का हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब एनर्जी यहाँ पे हर प्रकार की हो सकती है, गिब्स एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और बाकी जितनी भी एनर्जीज आप पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो महत्वपूर्ण कुछ एक टर्म है, टेक्निकल टर्म्स है, वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जिनमें हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है आप मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे इसे पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ब्रह्मांड है। अच्छा, मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तंत्र की, जिसे बोला जाता है निकाय, और इंग्लिश में इसे बोला जाएगा क्या, सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान देना कि पूरा का पूरा तो क्या है भाई, ब्रह्मांड है, यानी कि यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स का वह भाग, यानी कि ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तंत्र या निकाय कहलाएगा। तो आप पूछेंगे कि सर आपने जो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है उसमें हमें तो यहाँ पे निकाय नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए सर निकाय है। निकाय कहाँ पर है, जो ये अंदर वाली जो चीज है ना, जो यहाँ पे मैंने येलो से की हुई है, ठीक है, इसे ही बोला जाता है बेटा क्या, निकाय। ठीक है, या फिर इसे ही बोला जाएगा क्या, तंत्र। क्या बोला जाएगा, तंत्र इसको बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक सिस्टम हो गया, यानी कि ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे एक सिस्टम का यहाँ पे काम करेगा। ये अंदर वाला जो भाग है वो एक तंत्र का काम करेगा। उसके आसपास, यानी कि तंत्र के आसपास जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, परिवेश। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा जो है ना बाहर का एरिया, यानी कि तंत्र को यदि मैं छोड़ दूं तो आप ऐसे समझो कि ब्रह्मांड का वो भाग जिसमें हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं वो तो तंत्र है, और तंत्र को छोड़ के बाकी सब जो भी है ना वो क्या है भाई, परिवेश है। ठीक है, परिवेश जिसे बोला जाता है क्या, सराउंडिंग्स। क्लियर है इतनी बात। अच्छा सर, तंत्र हमने समझ लिया, तंत्र ये अंदर वाला है। ठीक है, अच्छा बाहर वाला क्या है, परिवेश है। तो सर ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो चीज है, ये वाली जहां पे मैं यहाँ पेन चला रहा हूं, ये क्या है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि सर ये एक बाउंड्री की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। यानी कि निकाय और परिवेश की ये क्या है, बाउंड्री है, या फिर बोल सकते हैं ये सीमा है। ठीक है, फिर से इसको बना के समझा देता हूं आपको, समझेंगे बातों को ध्यान से। वो बहुत ही इजी चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया ये वाला भाई, ठीक है, तो अंदर वाला जो रहेगा उसको तो हम बोल देंगे क्या, सिस्टम। ठीक है, अच्छा बाहर वाला जो रहेगा उसे हम बोल देंगे क्या, परिवेश। और जो यहाँ पे ये जो सर्किल है पूरा का पूरा यहाँ पे व्हाइट लाइन से, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लिमिट, या फिर इसे ही बोला जाता है क्या, सीमा। क्या बोला जाता है इसको, सीमा इसको बोला जाता है, बाउंड्रीज इनको बोला जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो बात करते हैं आगे। निकाय वास्तविक हो सकती है, ठीक है, निकाय वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक सीमा द्वारा भी गिरा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं बात करता हूं कि बीकर में आपके पास में जल रखा हुआ है, बीकर में आपके पास में जल रखा हुआ है, तो बीकर की जो बाउंड्रीज है ना वो तो क्या है, सीमा का काम कर रही है। बीकर के बाहर जितना भी संसार है ना वो क्या है, वो क्या है भाई, वहां पे वो आपका कहलाएगा परिवेश। जैसे कि मान लो ये कोई बीकर है, इसमें यदि मैं पानी भर देता हूं वैसे, ठीक है, इसमें यदि मैंने पानी भर दिया तो ये जो अंदर वाला भाग होगा जहां पे ऊष्मागतिक प्रक्रम रहेगा, ठीक है, उसे ही क्या बोला जाएगा, सिस्टम बोला जाएगा। और जो ये बाहर वाला भाग है ना, यहां से ये वाला, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, परिवेश बोला जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा ये जो है ना, ये वाली जो इसकी दीवारें हैं, जो बीकर की दीवारें हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा सीमा या फिर बाउंड्रीज इन्हें बोला जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करता हूं बीकर में जल रखा हुआ है, इसमें बीकर की जो दीवारें हैं, निकाय की क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। जल एक कार्यकारी पदार्थ अथवा निकाय कहलाएगा, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो यहाँ पे जल रहेगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टम या निकाय कहलाएगा। और जो यहाँ पे जो बीकर की दीवारें हैं वो क्या कहलाएगी, सीमा या फिर बाउंड्रीज कहलाएगी। और इसके बाहर जितना भी है ब्रह्मांड का बचा हुआ भाग, वो पूरा का पूरा क्या होगा, परिवेश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो है वो आगे काम आने वाली है, तो अभी परिभाषाओं पे सिर्फ ध्यान दो, उससे ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है भाई। चलो जी बढ़ते हैं आगे। सीमा की हम बात करते हैं, लिमिट बोला जाता है, बाउंड्री भी इसको बोला जाता है।
अब आप मुझे बताओ कि जो सीमा है वो किस किस को अलग कर रही है। तो आप बोलेंगे सर सीमा, जैसे कि हमने बोल दिया कि ये कोई सीमा है, ये कोई बाउंड्री है, ठीक है, ये किस किस को अलग कर रही है, सिस्टम को, और बाहर किसको, परिवेश को। यानी कि सीमा क्या करती है, सिस्टम को परिवेश से अलग करती है। यानी कि जो बाउंड्री होगी वो क्या करेगी, सिस्टम को परिवेश से यानी सराउंडिंग से क्या कर देगी, अलग कर देगी। तो ध्यान रखना है, जो निकाय तथा परिवेश को पृथक कर दे वही क्या कहलाएगी, वही सीमा कहलाएगी। सीमा दृढ़ हो सकती है, लचीली हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक भी यह हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने बोलना चाहूं कि बीकर में जल भरा हुआ है, तो बीकर की दीवारें क्या है, तो आप बोलेंगे सर सीमा है। ठीक है, अच्छा वो सीमाएं कौन सी हैं, तो आपको क्या वो काल्पनिक नजर आ रही है क्या? काल्पनिक का मतलब तो ये होता है कि जिन्हें हम यहाँ पे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो तो वास्तविक है, उन्हें हम देख भी सकते हैं। जो मान लो बीकर है, उसका जो आसपास की दीवारें उनको आप छू सकते हो ना, फील कर सकते हो, तो वो क्या हो गई वहां पे, वो वहां पे वास्तविक सीमा आपकी हो गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चालक भी हो सकती है और यहाँ पे ये अचालक भी हो सकती है, इसकी भी हम बात आगे करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बढ़े आगे, चलो जी आगे देखेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पे, यदि किसी बीकर में जिंक और H2SO4 के मध्य अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा वायुमंडल में चली जाती है। यहाँ बीकर में उपस्थित पदार्थ निकाय कहलाएगा और बीकर के चारों ओर का वातावरण क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। एक ही बात है। ठीक है, जल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, H2SO4 का और जिंक का भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है आपके एग्जाम में, वो है क्या, सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। जो तंत्र होता है, जो निकाय होता है, वो कितने प्रकार का होता है। यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसे यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में इसे बांटा गया है। वैसे तो बोला जाए तो खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित होता है। उसके अलावा बाकी भी 2 होते हैं, समांगी विषमांगी को भी इसमें देखेंगे, तो टोटल करके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हमारे हो जाएंगे। मेनली 3 ही होते हैं, बाकी 5 आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे छोटे मोटे करके 5 तंत्र आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे ओपन सिस्टम की या फिर खुले तंत्र की, तो खुले तंत्र का मतलब आप सीधा सीधा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, आसानी से पता कर लोगे, सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान दो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, यदि तंत्र की परिसीमा से 2 चीजें हैं, ठीक है, 2 चीजों की मैं बात करूंगा, एक तो पदार्थ की बात करूंगा, ठीक है, और एक किसकी बात करूंगा मैं, ऊर्जा की बात करूंगा। क्लियर है? 2 चीजों पे ध्यान देना, 2 चीजों पे फोकस करना। जो तीनों चारों पांचों तंत्र यहां पे बताने जा रहा हूं, सिर्फ 2 ही चीजों की बात करेंगे, पदार्थ और ऊर्जा। किसकी बात करेंगे? पदार्थ और ऊर्जा की हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, खुले तंत्र की हम बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। यदि तंत्र की परिसीमा से पदार्थ और ऊर्जा दोनों गुजर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ओपन है, ठीक है, अच्छे तरीके से खुला हुआ है, ठीक है, यानी कि इसमें से हम पदार्थ भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें से ऊर्जा भी बाहर निकल सकती है, यानी कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों यहां से क्या हो सकती है, बाहर जा सकती है, गुजर सकती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहां पे निकाय है, यानी कि जो सिस्टम है, यानी कि जो सिस्टम है और जो परिवेश है, उनके मध्य पदार्थ व ऊर्जा का विनिमय मतलब क्या होता है भाई? विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। यानी कि तंत्र और परिवेश के मध्य, खुले तंत्र में क्या होगा, ध्यान से समझना, खुले तंत्र में क्या होगा कि जो निकाय यानी कि तंत्र और परिवेश है, उनके मध्य पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय संभव होता है। क्लियर है? धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे, ठीक है, कंपटीशन लेवल की भी आप तैयारी करते हैं, जेई की या फिर नीट की, वहां पे भी ये चीजें काम आएगी। और मैं तो मानता हूं कि इतना पढ़ लिया उसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो जी, देखते हैं अपन यहाँ पे, जब तंत्र एवं परिवेश के मध्य पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव होता है, तो ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा? खुला तंत्र या फिर ओपन सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है भाई? चलो जी, यदि हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो ध्यान रखना, बीकर में रखा हुआ जल, ठीक है, बीकर में जल रखा हुआ है, ठीक है, वो बाहर भी निकल सकता है आराम से, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ऊर्जा बाहर निकल सकती है क्या? बिल्कुल निकल सकती है, ठीक है। अच्छा जी, चाय का कप,
आराम से चाय के कप को आप दूसरे में डाल सकते हैं, आराम से डाल सकते हैं। यदि सिर्फ रखा हुआ है ना, ठीक है, तब तो नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो बाहर निकल सकता है, जैसे कि मान लो कि यदि बीकर में जल रखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ है, तब तो नहीं निकल सकता। लेकिन किसी मान लो किसी टंकी में से ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो उसका तो वहां पे तंत्र जो रहेगा उससे तो बाहर निकल ही रहा है ना वह, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, बीकर से निकलता हुआ जल, ठीक है, बीकर से निकलता हुआ जल, ये ज्यादा स्पष्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो सीमा होगी वास्तविक भी होगी और यहाँ पे ये काल्पनिक भी होगी, चालक होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये तो किसकी बात की हमने भैया, खुले तंत्र की बात की। अच्छा, खुले तंत्र को आप यहां भी समझ लो भाई मेरे, ठीक है। खुले तंत्र की हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना, बाहर क्या दिया हुआ है, परिवेश दिया हुआ है, ठीक है, पानी इसमें भरा हुआ है, कुछ भी चीज भरी हुई है, ठीक है। अच्छा, बीकर है यहाँ पे, यहां से द्रव्य बाहर भी आ सकता है, इसको खोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर आ जाएगा। अच्छा, ऊर्जा भी बाहर आ सकती है और द्रव्य भी यहाँ पे बाहर आ सकता है। अच्छा, इसी में यदि मैं समझना चाहूं तो बंद निकाय में क्या होगा, ध्यान से समझो, बंद निकाय में आपको नजर आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा निकल सकती है भैया, है ना। यहाँ पे द्रव्य जो रहेगा वो अंदर ही रहेगा, यानी कि जो पदार्थ होगा वो अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब आगे मैं बात करना चाहूं यदि यहाँ पे क्लोज सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, पदार्थ जो होगा उसका आदान प्रदान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। यदि तंत्र की परिसीमा से ऊर्जा तो गुजर जाती है लेकिन पदार्थ नहीं गुजर पाता, तो वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे बंद तंत्र कहलाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि तंत्र और परिवेश के मध्य ऊर्जा का विनिमय तो संभव है लेकिन यहाँ पे पदार्थ का विनिमय संभव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई। अच्छा, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो इसका अच्छा से एग्जांपल आप देख सकते हैं, टी इन क्लोज वेसल, यानी कि बंद पात्र में यदि चाय भरी हुई है तो वो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ऊष्मा बाहर निकल सकती है, ऊर्जा बाहर आराम से निकल सकती है, लेकिन जो अंदर चाय भरी हुई है अदरक वाली वो बाहर नहीं निकलेगी। क्लियर है भाई, ठीक है। अच्छा जी, देखेंगे आगे अगला क्या है भाई। अच्छा, इसकी सीमा के बारे में देख लो, वास्तविक और चालक होती है। अगला है क्या, विलगित तंत्र, ठीक है। दो तंत्र हम देख चुके हैं अभी तक, ध्यान से समझो, दो तंत्र अभी तक देख चुके हैं। मैंने पहले ही बताया था सिर्फ दो चीजें काम आ रही है, पदार्थ और ऊर्जा, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, ओपन सिस्टम। दूसरा क्या देखा, क्लोज सिस्टम। तीसरा हम देखने जाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। चलो जी, इन तीनों के में भी कंपैरिजन करेंगे अभी। पहले आइसोलेटेड को देख लो। आइसोलेटेड क्या बोलता है, यदि तंत्र एवं परिवेश के मध्य कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होती है, तंत्र की ऊर्जा की मात्रा निश्चित रहती है, ऐसा तंत्र विलगित तंत्र कहलाएगा। इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया विलगित तंत्र में क्या होगा, न ही पदार्थ बाहर निकल सकता है, ठीक है, न ही ऊर्जा निकल सकती है। अच्छा, ये विलगित आपने देखा होगा कि जब भी कोई दूध गर्म होता है, ठीक है, पानी गर्म करते हैं तो उसको गर्म रखने के लिए आप किस में डालते हैं, तो आपके दिल से आवाज आ रही है, थर्मस होता है, ठीक है। थर्मस में आप दूध या पानी को गर्म कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी को वहां पे रख सकते हैं, वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे थर्मस है उसकी दीवारें यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड है, विलगित है। क्लियर है, यानी कि उससे ऊर्जा बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे आदर्श में, आइडियल सिचुएशन में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है, यानी कि आज तक ऐसा कोई सिस्टम ना तो बनाया गया है ना ही आगे बनाया जाएगा जो कि 100% आइसोलेटेड होगा। बातों पे ध्यान देना, पहले इसको तीनों को मैं क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, खुले तंत्र की, खुले निकाय की, तो भैया कार्य यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकल रही है, द्रव्य बाहर निकल रहा है। बंद निकाय की बात करो तो ओनली ऊर्जा निकल रही है और इसमें तो भैया कुछ भी नहीं निकल रहा। तो लिख देते हैं ओपन में क्या हो रहा है भैया, तीन चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पदार्थ बाहर निकल सकता है क्या, बोलो भाई, निकल सकता है। ऊर्जा बाहर निकल सकती है क्या भैया, निकल सकती है। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे पदार्थ बाहर निकल सकता है क्या, बोलो भाई, पदार्थ बाहर निकल सकता है क्या, अरे भैया नहीं निकल सकता। अच्छा, ऊर्जा निकल सकती है क्या, बिल्कुल निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इसमें न ही पदार्थ निकलेगा न ही यहाँ पे ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे नहीं निकल सकती। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे किसकी भाई,
100% आइसोलेटेड की। ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूं? 100% आइसोलेटेड यानी कि विलगित। क्या 100% आइसोलेटेड पॉसिबल है क्या? आप मुझे बताओ, बोलो भाई। अच्छा, थर्मस में आपने गर्म दूध डाला है ना, ठंडा 1 घंटे बाद तो ठंडा होगा। आप बोलते हैं सर एक काम करते हैं ना, जो यहाँ पे उसकी जो कांच की दीवारें बना रहे हैं ना, उसको बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड कर देते हैं। ठीक है, यानी फिर से दीवारें लगा दो, मोटी कर दो उनको थोड़ा सा, तो भैया 1 दिन बाद में हो जाएगा। अरे यार और मोटा कर दो, 1 साल बाद में हो जाएगा, 1 महीने बाद में हो जाएगा, 5 साल, 100 साल, 10 साल, 20 साल, 500 साल के बाद में तो वो जाकर के भैया ठंडा होगा ही होगा। यानी कि अभी तक ऐसा कोई तंत्र बना नहीं है, नहीं बनाया जाएगा, नहीं बन सकेगा जो कि 100% क्या हो? आइसोलेटेड हो। यानी कि 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज इम्पॉसिबल, सिस्टम इज इम्पॉसिबल। यानी कि 100% आइसोलेटेड सिस्टम इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी भी नहीं बन सकता है। उसकी ऊर्जा बाहर निकलेगी ही निकलेगी। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पे, विलगित का मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ समय के लिए, ठीक है, जितना हमने आइसोलेट किया है उस समय के लिए वहां पे ऊर्जा रुक सकती है, वरना वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। क्या इतनी बात समझ में आती है तुम्हें? ठीक है, यानी 3 तंत्र तो हमने पढ़ लिए, बाकी 2 और देख लो। ठीक है, चलो जी, सममांगी तंत्र और दूसरा क्या है? विषमांगी तंत्र। ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित द्रव्य पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था सममांगी विषमांगी के बीच में अंतर, तो वही चीजें काम आएगी। ठीक है, यानी कि जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या है? एक समान है। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं विषमांगी की, तो यहाँ पे क्या है? 2 या 2 से अधिक भौतिक अवस्थाएं उपस्थित होती है। अच्छा जी, यदि सममांगी के एग्जांपल देखा जाए तो ठोस, शुद्ध ठोस, गैस या फिर द्रव या फिर गैसों का मिश्रण। ठीक है, लेकिन बात हम करें यहाँ पे पानी एवं केरोसिन का मिश्रण विषमांगी है। ठीक है, नमक और तेल का मिश्रण विषमांगी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 या 2 से अधिक क्या आ रहे हैं आपके यहाँ पे भैया? 2 या 2 से अधिक भौतिक अवस्थाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जबकि सममांगी की हम बात करते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है हेट्रोजीनियस, उसे बोला जाता है क्या? होमोजीनियस। ठीक है, सममांगी को क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस, और विषमांगी को क्या बोला जाएगा? हेट्रोजीनियस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बड़े आगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो, फटाफट से देख लो, है ना। फिर इसके बाद में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तंत्र के बारे में हमने जान लिया कितने प्रकार के आपके यहाँ पे सिस्टम पाए जाते हैं। 5 प्रकार के सिस्टम हैं, मेरे साथ में रिवाइज करेंगे। पहला कौन सा था? ओपन सिस्टम। दूसरा क्या था? क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र। तीसरा था विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। चौथा यहाँ पे आया सममांगी, उसके बाद में विषमांगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है इंटेंसिव और दूसरा होता है एक्सटेंसिव। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पूरी बातें समझ में आ सके। ठीक है, अच्छा जी, इंटेंसिव को बोला जाता है क्या? मात्रा स्वतंत्र गुण। ठीक है, आपकी बुक में यही नाम दिया हुआ है, और इसका मतलब क्या है? मात्रा आश्रित गुण। अच्छा यार, ऐसे ही बता दो ना आप मुझे, मात्रा स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। मात्रा का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि जो क्या है? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहे, यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रही, उससे स्वतंत्र है, वो क्या होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होंगे, गुण होंगे। और यहाँ पे बात की जाएगी उनके अलावा जो मात्रा पर आश्रित हैं, यानी कि डिपेंड कर रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें ही बोला जाएगा क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मात्रा आश्रित गुण। क्लियर है बात? चलो जी, वे गुणधर्म जिनका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, मात्रा पर निर्भर नहीं करता है या विभाजन करने पर अपरिवर्तित रहता है, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। अच्छा जी, वे गुणधर्म जिनका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है या फिर विभाजन करने पर परिवर्तित रहता है, मात्रा आश्रित गुण कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे। वैसे तो ये आपको याद ही रखने हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से यहाँ पे इन दोनों को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, देखेंगे गलनांक हो गया, हिमांक हो गया, क्वथनांक हो गया, मोलरता हो गया, श्यानता। ठीक है, इसकी जगह लिख लो यहाँ पे क्या? श्यानता, श्यानता। अच्छा जी,
एंथैल्पी हो गया, मोलर एंट्रोपी यहां पे हो गया, पृष्ठ तनाव और ये घनत्व। अच्छा, यहां पे एक दो चीजें और लिख लेंगे आप, दाब भी इसी में आ जाएगा और ताप भी इसी में आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। द्रव्यमान, आयतन, मोल, एंथैल्पी, एंट्रोपी। सर एंथैल्पी इधर भी आई थी क्या? एंथैल्पी इधर आई थी, लेकिन इधर कौन सी थी? मोलर एंथैल्पी। ठीक है, इधर क्या थी? मोलर एंट्रोपी। इधर क्या आ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और ये मुक्त ऊर्जा। क्लियर है? अब सर इनको याद तो कर लेंगे, बट फिर भी एक बार यदि क्लियर हो जाए तो बढ़िया मजा आ जाएगा। अच्छा, मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है, उसमें यही भौतिक गुण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही भौतिक राशि आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी भाई? यहाँ पे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल हो गए, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, सी यानी कंसेंट्रेशन हो गया, एच हो गया और आपका यहाँ पे एस हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए यदि इसमें ये कोई सिस्टम दिया हुआ है, यदि इसमें मैं एक दीवार डाल देता हूं, तो दीवार ही मैंने डाल दी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप यहाँ पे एक दीवार डालोगे उस समय क्या होगा? क्या आपका जो प्रेशर है, जो यहाँ पे दाब है, वो क्या अलग हो जाएगा? क्या कम होगा क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, प्रेशर तो वो का वही रहेगा। अच्छा, क्या आपका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, आधा कर दिया आपने। ठीक है, तो वॉल्यूम तो आधा होगा ही होगा। अच्छा, आगे देखो, नंबर ऑफ मोल्स, गैस है अंदर। ठीक है, तो मान लो कि 100 मोल यहाँ पे गैस है, तो यदि मैं दीवार बीच में डाल दूंगा भाई, तो 50-50 होंगे नहीं होंगे? यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी आपके क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो द्रव्यमान है वो भी क्या हो जाएगा? गैसों का वो भी आधा हो जाएगा। अच्छा, कंसंट्रेशन की बात करें तो वो वैसी की वैसी रहेगी, डेंसिटी वैसी की वैसी रहेगी, एच क्या हो जाएगा? h/2 और एस क्या हो जाएगा? s/2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जो यहाँ पे भाई आधा आधा हो गया ना, ये देखो, ये सब क्या है? ये सब क्या है यहाँ पे? ये सब होंगे क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि मात्रा आश्रित, यानी कि ये मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं भाई। ये सब क्या कर रहे हैं? मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, उसी के कारण तो ये आधे हो गए, जबकि यहाँ पे मात्रा की कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेशर को देख लो, सी को देख लो, डी को देख लो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके लिए तो भले से आधा करो, 1/4 करो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। क्लियर है भाई? बड़े आगे चलो जी। यदि हम बात करें, एक नोट देख लीजिएगा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में परिवर्तित किया जा सकता है यदि उसे पदार्थ की इकाई मात्रा के लिए प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, वैसे आगे भी देखेंगे हम यहाँ पे यूनिट के लिए यदि हम बात करते हैं, यूनिट की मात्रा की हम बात करते हैं, तो वहां पे हम एक्सटेंसिव को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? इंटेंसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में? फंक्शन के बारे में। किसकी हम बात करेंगे? फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन बोला जाता है इसको क्या? फलन। दो टाइप के ये रहेंगे। ठीक है, पहला रहेगा अवस्था फलन, अवस्था फलन, और दूसरा रहेगा क्या? पथ फलन, पथ फलन, अवस्था पथ। ठीक है, अच्छा, आपको यहां पे ये सीधा सीधा जो शब्द दिए हुए हैं उनसे ही पता चल रहा है। अवस्था का मतलब क्या होता है? अवस्था एक तो पहली अवस्था होती है, एक लास्ट अवस्था होती है। ठीक है, पथ का मतलब क्या होता है? पाथ, रास्ता। ठीक है, मान लो यहाँ पे दो चीजें कुछ इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये तो स्थितियां दी हुई है ना। ठीक है, यानी कि वे परिवर्तक जो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन कहलाएंगे। सर अवस्था फलन को पहचानेंगे कैसे? भाई जिसके आगे डेल्टा लगा रहेगा ना, वो सब स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो सब क्या है? आपके अवस्था फलन है। डेल एच बोल दो, डेल वी बोल दो, डेल ई बोल दो, डेल एस, डेल टी, डेल जी। ठीक है, ये सब क्या है? यहाँ पे अवस्था फलन है। और यहाँ पे पथ फलन क्या होगा? जो भाई तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के साथ साथ पथ पर भी निर्भर कर रहा है। और पथ पर तो दुनिया को पता है कार्य और ऊष्मा ही निर्भर करती है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके बेहतरीन उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, फिर से समझेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे सिर्फ इस पे और इस पे निर्भर कर रहा है, यानी कि पहली और यहाँ पे यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है, तो वो क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? अवस्था फलन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे पथ फलन की, पाथ फंक्शन की, तो वो क्या होगा? जो इनके बीच में जो पाथ है उस पर भी निर्भर करेगा। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, चलो जी,
तो आज की क्लास में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हमने देखा है, ठीक है। अब अगली क्लास में यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हम यहाँ पे उष्मागतिकी के बेहतरीन जो यहाँ पे मान के चलो सिद्धांत हैं, ठीक है। रूल्स की हम बात नहीं करेंगे, रूल्स तो ब्रेक हो जाते हैं, हम यहाँ पे सिद्धांत को यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।